नमस्कार प्यारे साथी, क्या हाल चाल आप सभी का। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम आप सभी के बीच लेकर आए हुए नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर को, जिसमें हमने क्लास फर्स्ट में यानी नंबर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े थे, यानी नंबर्स का वर्गीकरण करना, यानी वर्गीकरण के बारे में हम सीखे थे फर्स्ट क्लास में। आज के इस सेकेंड क्लास में हम जो है यानी प्राकृतिक संख्या के दो संख्या और आते हैं उसके अंतर्गत, आज उसको सीखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कौन सी संख्या किस संख्या के अंतर्गत आती हैं, और आज के सेशन में हम जो है इन नंबर्स के संबंधित क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं किया था। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप वीडियो के इन तक जरूर बने रहना। और बच्चे एक बात और ध्यान रखना, आप लगातार कंटिन्यू मेहनत ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, यानी बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। यानी अगर आपको बड़े लक्ष्य को तय करना हो, ठीक है ना, यानी अगर आपको बड़े लक्ष्य को तय करना है तो छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। यानी कहते हैं, आप बचपन में सुने होंगे कछुए और खरगोश की कहानी को। क्या होता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन खरगोश से आगे हो जाता है। तो यानी आपको पर डे रेगुलर डेली आपको मेहनत करते रहना है। ध्यान रखना, एक शेर है कि जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता खचुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता खचुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो बच्चे आप बस इसी तरह मेहनत करते रहिए, लगातार आप जो है प्रयास करते रहिए और एक दिन देखना आप जरूर टॉप करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि क्लास सेकंड है नंबर सिस्टम में। तो हमने पिछले वीडियो में नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए थे, और ध्यान रखना तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आप जानते हैं हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि आभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जो है नेचुरल नंबर्स के दो टाइप में, और इसको वर्गीकृत किया गया है। वो क्या है, ध्यान रखना। पहला, जैसे जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम इवन नंबर और ऑड नंबर में वर्गीकृत किया गया है। इवन नंबर और नंबर क्या होते हैं, यानी इवन नंबर जिस ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्या को हम इवन नंबर के अंतर्गत रखते हैं। यानी 1 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। और बच्चे ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कितने क्लासीफाई किए गए नंबर्स आप खुद अभी आगे चल करके देखेंगे, वैसे आप ध्यान रखना। क्या है, इन नेचुरल नंबर्स में देखा गया कि कुछ संख्याएं ऐसे थी जो 2 से कट रही थी, कुछ संख्याएं ऐसी थी जो 2 से कट रही थी, तो उनको हम इवन नंबर नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या जो 2 से कट जाए। एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि जब किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंकों में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक पर होगा तो वह संख्या क्या होगी, इवन होगी। क्या होगी, इवन होगी। ध्यान रखना, इन 5 अंकों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, ऑड नंबर। इन्हीं संख्या प्राकृतिक संख्या में देखा गया कि कुछ संख्याएं ऐसे थे जो 2 से नहीं कट रहे थे, तो जो 2 से नहीं कट रहा था तो उनको रखा गया ऑड नंबर की श्रेणी में, यानी विषम संख्या में। क्या नाम दे दिया गया उसका, विषम संख्या। या ऐसे भी इसको आप कह सकते हो कि जिन संख्या के इकाई अंक पर यानी लास्ट वाले अंक पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 यानी इन 5 अंकों में से कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक पर होगा तो वह संख्या क्या होगी बच्चे, वो विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और ये हमारे नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि क्या अगर कहीं लिखा हो -2 तो क्या इससे हम इवन नंबर नहीं मानेंगे, क्या इसे हम इवन नंबर नहीं मानेंगे? अगर कहीं लिखा हो -3 तो क्या हम इसे ऑड नंबर नहीं मानेंगे? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ये क्लासीफाई तो किया गया है नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत। लेकिन ये -2 जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये इस तथ्य को फॉलो करते हैं जो इवन नंबर हमारा होता है। यानी जिस इवन नंबर की जो परिभाषा है क्या है
कि ऐसे संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाएं उनको हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यानी -2 को अगर देखा जाए तो ये 2 से पूर्णतया कट जाता है, यानी इसका मान -1 आ जाएगा, तो इसलिए -2 को हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है ना। यानी पहले तो हम ध्यान रखना कि जो हमारे इवन नंबर और नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो हमारे -2 हो गए, -3 हो गए, तो -2 को हम इवन नंबर कहेंगे और -3 को भी हम जो है ऑड नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों की परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं। यानी इवन नंबर का मतलब ऐसे संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए उनको हम सम संख्या कहते हैं, ऐसे संख्या जो 2 से पूर्णतया नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना, अगर कहीं आपको -2 लिखा हो या -3 या माइनस में कोई भी संख्या लिखी हो, अगर उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होंगी तो संख्या इवन होगी। अगर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई अंक होगा तो वह संख्या क्या होगी? ऑड होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इवन नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। बाकी इन सभी इवन नंबर्स और नंबर तो आप जो है पढ़ते आते होंगे, 2nd, 3rd, 4th, 5th से ही आपको सिखाया जाता है इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में को 2 पार्ट में और विभाजित कर दिया गया। क्या देखा गया कि इन नेचुरल नंबर्स में कुछ संख्याएं ऐसे थे जो किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने पर मिले, और कुछ संख्याएं ऐसे थे जो किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो वो संख्या आता था। जैसे तो नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। दूसरा हमारा होता है परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। अब ये जितनी भी संख्याएं ये जो है किसी ना किसी एक संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने पर तो ये संख्या प्राप्त हुई। जैसे मैं यहाँ 4 लूँ तो 4 का देखिए यानी 2 को अगर आपस में हम 2 बार गुणा करें तो संख्या क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे अगर मैं 9 ले लेता हूं तो 9 में क्या है? यहाँ भी 3 का आपस में जब 2 बार मल्टीपल किया गया तब 9 आए। यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा किया जाए और 2 बार गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो, तो ऐसे संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे फिर आएंगे, 49 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं जो होते हैं हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या। तो ऐसे संख्या जो किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा किया जाए और मुझे वह संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाती है यानी परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे 1, अगर 1 देखा जाए तो अगर हम 1 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए 1 को हम पूर्ण घन संख्या कह सकते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर 8 को देखा जाए, 8 में देखना क्या है, यहाँ पर अगर 2 का हम 3 बार आपस में मल्टीपल करते हैं तो मुझे 8 प्राप्त होता है, तो इसलिए 8 भी एक हमारा पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ऐसे अगर मैं 27 को लूँ तो 27 में देखना आप क्या है, यहाँ 3 का आपस में जब 3 बार मल्टीपल किया जाता है तो मल्टीपल करने पर क्या आता है? 27। यानी ऐसे संख्याएं जो किसी संख्या का आपस में 3 बार मल्टीपल किया जाए और 3 बार मल्टीपल करने पर वो संख्या है तो वह संख्या कैसी होती है? हमारी पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं। तो अभी तक जितना मैंने बताया, अभी तक मैंने संख्याओं की क्लासिफिकेशन को पढ़ाया यानी बताया आपको। अब हम सभी का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं पूरे नंबर्स को, ठीक है ना, कि कौन संख्या किस संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आइए पूरे को हमने इकट्ठे आपके सामने रख दिए हैं, कौन संख्या किस संख्या के अंतर्गत आएंगे और कितने टाइप के संख्याएं हमारे होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि संख्याएं कितने टाइप में विभाजित किया गया है। तो संख्याओं को मेनली 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा होता है रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अभी आप क्लास 10th में रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, आप जब 11th में जाएंगे तब आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना पड़ेगा, आयोटा के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको इस क्लास 10th में अभी आपको रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए अब रियल नंबर्स को हम देखते हैं, रियल नंबर्स के अंदर कितने प्रकार की संख्याएं आते हैं
और ध्यान रखना जितने भी संख्याएं हम पढ़ते हैं ये सभी संख्याएं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं हमारे, रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकें, उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान रखना इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया है शुरू में ही, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ऐसे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाए नहीं जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया। पहला जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। दूसरा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसे संख्या जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? ऐसे संख्या जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जितने भी संख्याएं जो रूट में हो, जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल सकें, जो क्यूब रूट में हो, जिनका परफेक्ट हम मतलब घनमूल ना निकाल सकें, यानी क्यूब रूट ना निकाल सकें, तो वो ये सभी संख्या हमारे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। पाई भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 की बात की जाए तो 22/7 क्या हो जाता है? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो आई होप आपको समझ आया होगा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि इससे भी अभी आपके कथन और निष्कर्ष वाले हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ? इरेशनल नंबर को छोड़ दिया गया, अब रेशनल नंबर को वर्गीकृत किया गया। रेशनल नंबर के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है इंटीजर्स और दूसरा है फ्रैक्शन। या फ्रैक्शन को ही अगर आप करेंगे तो वो डेसिमल नंबर में आता है, दशमलव संख्या में। अब दशमलव संख्या हमारे क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, शांत आवर्त संख्या, अशांत आवर्त संख्या। अशांत आवर्त संख्या के दो टाइप होते हैं, अशांत आवर्त संख्या और अशांत अनावर्त संख्या। और जो अशांत अनावर्त संख्या होती है वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो रेशनल नंबर के दो पार्ट हो गए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और फ्रैक्शन या कह सकते हैं आप डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। उसके बाद क्या हुआ? इस फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर को छोड़ दिया गया, फिर इंटीजर्स को वर्गीकृत किया गया। तो इंटीजर्स के अंतर्गत कितने संख्याएं आते हैं, कितने प्रकार की संख्याएं? तो आप कहेंगे दो, यानी नेगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं। पॉजिटिव संख्या मतलब या होल नंबर बोल सकते हो, यानी पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर के जो अनंत तक की संख्या होती है उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। अब क्या है? निगेटिव संख्या को यहाँ छोड़ दिया गया, अब होल नंबर्स को क्लासिफाई किया गया। तो होल नंबर्स के कितने टाइप होते हैं? तो आप कहेंगे होल नंबर्स के अंतर्गत हमारे जीरो आता है और नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर यानी जो एक से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है, इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। अब देखिए बच्चे, आप ही लोग प्यारे साथी, ये नेचुरल नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट आप ही देखिए, यानी नेचुरल नंबर्स से कितने नंबर्स हमारे क्लासिफाई किए गए हैं, कितने नंबर देखना क्या है। नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, को प्राइम नंबर आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी इसी संख्या के अंतर्गत आता है, और परफेक्ट क्यूब नंबर भी इसी नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। बाकी मैंने आप सभी को डिटेल में वीडियो में बताया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं और परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखना। देखो इससे सवाल कैसे बनते हैं, अगर ये पूरा डायग्राम आपके माइंड में अगर सेव हो जाए, फिर हो जाए, तो इससे सवाल कैसे बनेंगे? आपसे पूछेगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर्स होते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यानी जो रेशनल नंबर होते हैं, जो परिमेय संख्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत ही तो आते हैं। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, जितने भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही तो आते हैं। यानी ये समझ लो ये हमारी क्या है? जड़ है, और इस जड़ से निकले हुई सभी क्या हैं? शाखाएं हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी ये परिवार है और परिवार का ऐसे मतलब क्लासिफिकेशन करते चले गए। तो इसको ध्यान रखना आप सभी लोग। ऐसे फिर पूछेगा आपसे क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक
परमीय संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या है, हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं आपसे इसका उल्टा पूछूं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं भाई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 करते करते इनफाइनाइट तक, जबकि हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्यारे साथी? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए सभी प्राकृतिक मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके पूरे डायग्राम्स, आप इसको ध्यान रखना अच्छे से पूरी बातों को कि कौन संख्या किस संख्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित अभी हम चल रहे हैं अपने सवालों की तरफ, और सवालों को हम स्टार्ट करते हैं आज से इस क्लास में। चलिए प्यारे साथी, तो आज के लिए हम आते हैं फर्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले थोड़े सवाल एक दो कर लेते हैं, फिर आते हैं हम सवाल पर। तो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको जो कथन दिए गए हैं इन पर आपको विचार करना है कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। फिर उसके जो है ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, आपको उस पर टिक करना है कि हाँ क्या यहाँ पर सही होगा। पहला क्या कह रहा है हमसे, जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए क्या प्राकृतिक संख्याएं तो हमारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। देखिए आप लोग इधर पीछे डायग्राम में क्या है, ये जितने भी संख्याएं आप पढ़े हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। या आपसे कहा जाए सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक होते हैं, बिल्कुल। सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी जो है परमेय संख्याएं वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होता है। सभी पूर्णांक वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी परमेय वास्तविक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। या आपसे पूछा जाए सभी जो है प्राइम नंबर्स जो है रियल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होंगे। इन जितने भी नंबर्स आप पढ़े ये सब रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको कथन दिया गया है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बात बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती हैं? बताना। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परमेय होते हैं? तो आपको मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के अंतर्गत हमारे परमेय भी आते हैं और अपरमेय भी आते हैं। तो यानी ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्या, तो सभी वास्तविक भैया सभी वास्तविक संख्या तो हमारे अपरमेय होते नहीं, क्योंकि परमेय भी होते हैं। क्या होते हैं? परमेय भी होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आते हैं थर्ड पे, आइए क्या है, एवरी इंटीजर्स इज एन रियल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो वास्तविक के अंतर्गत तो ही आता है, ध्यान रखना। क्या प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है? यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही हमारे पूर्णांक होते हैं। तो ये थर्ड कथन भी हमारा बिल्कुल सत्य होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। फिर चौथा है प्रत्येक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बात बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी हमारे परमीय हो चाहे अपरमीय हो, सभी हमारे वास्तविक होते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी पहला, तीसरा और चौथा भैया सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताना समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? बोलिए। तो आज आशा करते हैं आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आपको क्लासें कैसी लगेंगी, कैसे लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ क्लासें अच्छी थी या नहीं थी, क्या इसमें मुझे सुधार करना है, आप जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो उसको जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, या मुझे ये बातें समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं जरूर आपके सामने जो है प्रूफ करेंगे और सॉल्व भी करवाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है बालक, ध्यान रखना सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बस आप क्लास के इन तक जरूर बने रहिए। और देखिए अभी तक अगर आप नंबर नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अभी से इन नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे तो आगे चल करके आपको इन्हीं नंबर्स को फिर पढ़ना होता है। ध्यान रखना इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए भी हम रखे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो है, मैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उसका भी क्वेश्चन लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और आपके समझ को थोड़ा और नंबर सिस्टम पर पकड़ बनाने के लिए मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप क्लास के इन तक जरूर बने रहना। क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम समझते हैं, क्या हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? जितने भी अपरिमेय संख्या हैं क्या सब वास्तविक होते हैं? कहेंगे यस, बिल्कुल होते हैं। जितने भी हमारे परिमेय संख्या सब वास्तविक होते हैं, सभी वास्तविक होते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कथन हमारा, क्या हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। बोलो, क्या बिल्कुल होती है? नहीं नहीं नहीं, कह रहा है क्या हर वास्तविक संख्या, यानी जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं होते हैं? नहीं नहीं, जितने भी हमारे वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत। क्या हो जाएगा? असत। ठीक है ना। क्या हर वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या भैया परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आई होप इस तरह अभी तक आपने कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं पढ़े होंगे अभी तक। तो आपको अगर क्लास से अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग बस ऐसे ही क्लास को देखते रहिए और बेहतरीन आप देखना रिजल्ट आएगा आप सभी का। आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है, कह रहा है क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं? यानी जितने भी पूर्णांक हैं सब पूर्ण संख्या होता है? नहीं नहीं, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, निगेटिव संख्याएं और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते बालक, ध्यान रखना। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्णांक में निगेटिव संख्याएं भी आते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत। यानी सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, यानी जितने भी पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं नहीं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्णांक के अंतर्गत हमारे निगेटिव संख्याएं भी आते हैं और पूर्ण संख्याएं भी आते हैं। आते हैं ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्राकृतिक होते हैं? बताइए आप लोग, बताना है एक बार सोच के बताओ आप लोग, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? जितने भी पूर्ण संख्या हैं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगे? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करते करते इनफाइनाइट तक, ये हमारे पूर्ण संख्या है। तो हमसे कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ये भी कथन हमारा हो जाएगा असत्य। आते हैं आगे 5वें नंबर पॉइंट पर। क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? बात बिल्कुल सत्य है, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ऐसे फिर क्या हर परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? जितने भी परिमेय संख्याएं सब वास्तविक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जितने भी हमारे परिमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक होते हैं। जिससे ऊपर मैंने दिया था, क्या हर अपरिमेय संख्या वास्तविक होता है? बिल्कुल होता है। जितने भी अपरिमेय संख्या हैं सब वास्तविक होते हैं, जितने भी हमारे परिमेय संख्या होते हैं सभी वास्तविक होंगे। ऐसे लास्ट 7वें नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, क्या सभी अशांत अनावर्त संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं? जितने भी अशांत अनावर्त संख्या, अशांत अनावर्त संख्या मैं बता दूं आपको, 0 पॉइंट जैसे 1 हो, 0 1 001 फिर 000 ऐसे करते करते बढ़ता जाए, या 5.40 4 004 000 4 404 ऐसे करते जाए। तो ये जो संख्याएं होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अशांत अनावर्त संख्या। ठीक है ना। तो ये संख्याएं हमारे क्या सभी अपरिमेय होंगी? बिल्कुल होंगे। जितने भी अशांत अनावर्त संख्या होंगे सभी हमारे
अपरिमेय संख्या होंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट सवालों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से बच्चों क्या सत्य है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, बताना। जितने भी परमेय संख्याएं क्या उनका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है? तो ध्यान रखना परमेय संख्याएं जो होते हैं उनका दशमलव प्रसार समाप्त भी होता है और रिपीट भी होता है। जैसे क्या हो 0. ध्यान रखना 0.56, ये तो भाई परमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे फिर अगर 0.12 ऐसे करते करते जाएं तो ये भी हमारे अशांत आवर्त संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या होती है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, परमेय संख्या का दशमलव जो विस्तार होता है वो समाप्त हो जाता है। तो समाप्त भी हो जाता है और नहीं भी होता है, यानी इसको भी हम परमेय संख्या बोल देंगे और ये भी हमारा परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो रहा है, इसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं हो रहा है, तो यानी फर्स्ट हमारा तो नहीं होगा। ऐसे फिर प्रमेय, बच्चे यहाँ 1 मिनट, हाँ परमेय, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा परमेय। तो परमेय संख्याएं क्या कह रहा है हमसे, परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है, यानी कह रहा है यहाँ परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, और यहाँ कह रहा है परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है। समाप्त होता है भाई, परमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होता है और यहाँ तो नहीं भी होता है, तो यानी ये हमारा सेकेंड भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी गलत होगा। अब आते हैं लास्ट, ये तीसरे पे क्या कह रहा है हमसे, अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाता है, यानी जो अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार होता है क्या वो समाप्त होता है? नहीं भैया, जो अपरिमेय संख्या होता है उनका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है, तो यानी ये तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें सही क्या है ध्यान रखना, तो लास्ट ही एक ही यही सही हो सकता है, यानी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार ना तो पुनरावृत्त होता है और ना ही समाप्त होता है, तो ये चौथा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अपरिमेय संख्या होते हैं वो ना तो रिपीट करेंगे और ना ही वो कटना बंद होते हैं, तो यानी इनमें जो ऑप्शन होगा ओनली 4, ओनली क्या हो जाएगा 4। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट सवालों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ए आपको दिया गया है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब बच्चे सम्मिश्र संख्याएं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो परमेय, मैंने बताने के बता रहा हूं आपको, परमेय और अपरमेय संख्या की योग, यानी इन दोनों की योग से यानी मिश्रण से जो संख्याएं मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भैया सम्मिश्र संख्या को हम वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये भी बात असत्य हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या को जटिल रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हो, यानी जितने भी हमारे वास्तविक संख्या होते हैं उनको हम जटिल संख्या में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो 2 हो, अब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब इसी में अगर हम एक इरेशनल ये हमारा रियल नंबर हो गया, अगर इसी रियल नंबर में अगर हम एक इमेजिनरी नंबर जोड़ दें 5 आयोटा, तो ये जो नंबर हमें मिलेगा इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जटिल संख्या। तो ये ध्यान रखना प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम जटिल रूप में लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यानी ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी हमसे सत्य कथन ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होते हैं। तो जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं क्या सब पूर्णांक होते हैं? नहीं, पूर्णांक यानी क्या होता है, रियल नंबर्स के अंतर्गत परमेय भी होते हैं और अपरमेय भी होते हैं, यानी पूर्णांक भी आता है और अपरमेय संख्या भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना आप सभी। तो
उम्मीद करते हैं आपको सारे जितने भी नंबर्स अभी तक आपके मन में जितने भी डाउट उठ रहे होंगे वो सभी आपका इस क्लास से क्लियर हो रहा होगा। आते हैं बढ़ते नेक्स्ट सवालों की तरफ 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। यानी यहां आपको ध्यान रखना है गलत, क्या है बालक, यहां आपको ध्यान रखना है गलत का, किसका, कौन सा कथन गलत है वो आपको ढूंढना है। तो पहला कह रहा है ए, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो सबसे बड़ी हो। तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी हो प्राकृतिक। उसके बाद फिर बी ऑप्शन कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बाबू ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान रखना। अब इसको सही कैसे करें, ध्यान रखना, ये प्राकृतिक है। क्या है ये? प्राकृतिक, इतना ध्यान रखना, प्राकृतिक, ठीक है। कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो बात बिल्कुल सत्य है, एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य। ध्यान रखना मुझे गलत कथन का चूज करना है, यानी गलत कथन को बताना है। सी ऑप्शन है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए किसमें? प्राकृतिक संख्या में, ठीक है ना। यहां भी तो वही चीजें हैं, ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या में, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लें, किसको सम्मिलित कर लें? शून्य को। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेता हूं तो संख्याएं पूर्णांक कहलाने लगेंगी या पूर्णांक हो जाएंगी? नहीं नहीं, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के होते हैं, अगर इसमें हम शून्य को ऐड कर लेते हैं तो क्या यह संख्या पूर्णांक हो जाएगा? नहीं, ये संख्या क्या होगा? हमारा पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारे सी ऑप्शन जो होंगे ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन कह रहा कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल बात सत्य है, कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, तो डी भी हमारा सही है। तो मुझे क्या चूज करना था? गलत ऑप्शन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आई होप आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट सवालों की तरफ हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा निम्नलिखित में परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या क्या होती है? जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या, यानी प्रमेय संख्या। अब यहां क्या है? परमीय संख्या जैसे 2.732416, यानी इसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि संख्या रिपीट कहां से कर रहा है, यानी ना तो रिपीट कर रहा है ना ही कटना बंद हो रहा है, ऐसे ये पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट करते जा रहा है। अब इधर आते हैं बी ऑप्शन में, ये क्या है? रूट में 7 है, रूट में क्या है? 7 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? अपरमीय संख्या है। कह रहा है निम्न में कौन परमीय संख्या? मुझे परमीय संख्या ढूंढना, ध्यान रखना, मुझे क्या ढूंढना है? परमीय संख्या। तो ये तो अपरमीय हो गया, ये भी हमारा अपरमीय हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन, क्या है? 2.737373, यानी 73 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2. क्या लिखेंगे हम? 2.73 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, और इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये हमारा परमीय संख्या हो जाएगा। तो जब परमीय संख्या हो जाएगा तो इसी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। डी तो भैया रूट में क्या है? 92, तो 92 का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये संख्या हमारा अपरमीय संख्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा 6वें नंबर का होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना, मैं ऐसे संख्याएं जो अशांत आवर्त होते हैं, अशांत आवर्त होते हैं, उनको हम P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करें, हम कैसे पता करें कि ये P/Q के फॉर्म में कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको अशांत आवर्त संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखने यानी चेंज करना बताएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, अपरमीय संख्या जो होती हैं ऐसे संख्या जिसका हम परफेक्ट ना तो इसका हम घनमूल निकाल सके, तो ऐसे संख्याएं जो होते हैं हमारे अपरमीय संख्या में आते हैं, ठीक है। और ऐसे संख्या जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करे और ना ही कटना बंद हो, उसको भी हम अपरमीय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। यानी अगर कहा जाए यहाँ पे √2 हो गया और रूट में 3 हो गया,
5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट में 6 हो गया, रूट में 8 हो गया। तो ये जितने भी संख्या हमारे रूट में हो जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वे सभी संख्या हमारे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। बाकी आपको इसमें समझ में आ गया कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको नीचे संख्या दिए रहेंगे ऐसे, और आपसे पूछेगा बताइए निम्न में कौन परिमेय संख्या है या निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगा। तो इनमें परिमेय संख्या क्या होगा, जिससे भी मैंने बताया रूट 5, तो रूट 5 का तो मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकता, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मुझे परिमेय संख्या ढूंढना है। ऐसे अगर बी ऑप्शन को देखें तो रूट में क्या है 1, तो रूट 1 का जो मान होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में ये हो गया। तो यही हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्या होगा, जैसे यहाँ देखो सी ऑप्शन क्या है, रूट में 1 + 4/9। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9, 9 × 4 13, तो ये हो जाएगा रूट में 13/9। तो यानी ना तो 13 का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, और ना ही 9 का हम मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी तो इस प्रकार हमारे जो सी ऑप्शन होगा वो भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे अगर डी को देखें तो कुछ बच्चे तो कहेंगे, डी को अगर देखकर अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहेंगे अच्छा इसका तो मान 0.5 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ 2.5 है, जबकि अगर 0.5 का मल्टीपल 0.5 से किया जाए तो ये आ जाएगा 0.25, यानी अगर रूट में 0.25 होगा तब उसका मान 0.5 होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो राइट आंसर होगा भैया वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आगे हम नेक्स्ट सवालों की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है, इनमें अपरिमेय संख्या कौन होगा। तो डी ऑप्शन को देखिए, अगर क्या है 5/16, तो 5/16 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 5/4, क्योंकि 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका अगर वर्गमूल आप निकालते हैं तो रूट 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, और 5/4 हमारा p/q के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए यह संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ सी क्या है 0.69, तो ये परिमेय संख्या तो वैसे है आप। फिर यहाँ 22/7 ही परिमेय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे वो बी हो जाएगा, पाई। क्या हो जाएगा, पाई। पाई ही इसमें क्या है, एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, संख्या 4√3 है, यानी 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास संख्या आता है वो परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आते हैं। और परिमेय कब आता है, केवल एक कंडीशन में, जब मैं परिमेय संख्या शून्य लेता हूं तब। तो यहाँ 4√3 कैसी संख्या होगी, पूर्णांक होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे ये कैसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब आते हैं नेक्स्ट अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बताना आप लोग, इनमें कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। लगाइए बार, चेक करिए क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, A B C D। ए क्या है, रूट में 4/9 यानी 4/9, और बी ऑप्शन है 4/5, सी ऑप्शन है √7, और डी ऑप्शन क्या है 81। तो भी मैंने बताया है निम्न में से कौन संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसे संख्या जो वर्गमूल में हो यानी स्क्वायर रूट में हो, जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, यानी हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। बाकी रूट में 4/9 का मान निकालेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, ऐसे 4/5 तो हमारा परिमेय संख्या ही है। √81 का मान आप कहेंगे 9 होगा, है ना, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, रूट में 7 ही एक ऐसी संख्या है इसमें चारों में जो
अपरिमेय संख्या है। किस संख्या है? अपरिमेय संख्या। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? बताओ। अभी तो मैंने बताया है, ऐसे संख्या जो पॉइंट में हो, यानी अशांत अनावर्त संख्या हो, यानी अशांत हो और वो रिपीट ना करती हो, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या में आते हैं। अब जैसे ये क्या लिखा है? 0.1416, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। तो इसका मतलब है यही संख्या बार बार क्या होगी? रिपीट करेगी। यहाँ 0.14 फिर 16, यानी 1616 यहाँ से क्या होता है? बार बार रिपीट करता है। तो इसलिए ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी जो होगा वही हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बाकी मैं इसको आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे आपको, कि कैसे अशांत आवर्त संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? यानी देखना, अगर मैंने इतने क्वेश्चन लिया है तो इसका मतलब कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परिमेय अपरिमेय कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको ढूंढना है इसमें, तो आप क्या कहेंगे? बिना कुछ सोचे आपको डी ऑप्शन लगा देना है। क्या है? 500500150015 ऐसे 40 करते 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 बढ़ते जाएगा, यानी ये तो ना कट रहा है ना ही कटना बंद हो रहा है। तो ऐसे संख्याएं जो होते हैं हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी? अब इसमें ये आपके लिए है बताना। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक परिमेय संख्या है? बाकी 3 अपरिमेय संख्या है, बताना क्या होगा? बोलिए बोलिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। इनमें आपको परिमेय संख्या ढूंढना है कि परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, बताइए। बाकी क्लास आपको कैसी लगी प्यारे दोस्तों? आप कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ क्लासें अच्छी थी या नहीं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ध्यान रखना आप सभी, क्लासों को मैंने अभी थोड़ा नंबर सिस्टम है, थोड़ा बेसिक से आपको बता रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम ज़्यादा बच्चे ध्यान दे करके शुरू में पढ़ते नहीं हैं, बस वही जो बुक्स में हमारे चैप्टर्स होते हैं उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं, नंबर्स को कभी वो ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि नंबर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने नंबर्स को इतने अच्छे तरीके से आपको समझाए बताए, उससे संबंधित मैंने आपको सवाल भी यहाँ पे करवा रहे हैं। तो भैया देखिए, ये √3 अपॉन क्या है? √5। तो ये तो वैसे दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसे √2 और √7 अगर इनका आप मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √14, ये भी हमारा अपरिमेय आ जाएगा। अब इन दोनों को देखो, क्या है? दोनों में सेम संख्याएं हैं, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या है? ये सब समीकरण बना रहा है किसका? A² माइनस B² का। उसी टाइप में ये भी आप जानते हैं A² माइनस B² बराबर होता है एक ब्रेकेट में A प्लस B और एक ब्रेकेट में होता है A माइनस B। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है? रूट कट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 - 7 आएगा। 5 - 7 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा, और -2 अपॉन हम 1 कर देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारी परिमेय संख्या होगी। आते हैं अब नेक्स्ट वालों की तरफ, हम ध्यान रखना क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी? तो यहाँ रूट में क्या दिया गया है आपको? 11। रूट में क्या दिया गया है? 11। तो हम जानते हैं कि रूट जो है, ध्यान रखना, हम जानते हैं कि √9 की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो 3 तो वैसे भी 2 और 2.5 के बाद ही आएगा, तो ये और ये √11 है, तो इस 3 से थोड़ा ज़्यादा ही मान आएगा। तो पहला तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा कि √11 जो है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या हो। अब भी देखते हैं √5, तो हम जानते हैं √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 हो जाएगा, यानी √4 का जो मान होता है वो 2 होता है। अगर मैं √5 की बात करूं तो √5 का मान 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2 प्लस आएगा, 2 क्या आएगा? प्लस आएगा, और 2 प्लस आएगा तो 2 और 2.5 के बीच की संख्या आएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
और अब देखते हैं यहाँ हम सी ऑप्शन, क्या देखते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, √22.5, √22 यानी 22.5, जबकि हम जानते हैं √16 की वैल्यू 4 होता है, तो √22 तो वैसे √16 से ज़्यादा है, तो यानी ये वैसे मान ज़्यादा आएगा। ऐसे वो भी है √12 है, तो √12 पॉइंट यानी √12.5 दिया गया है, तो उसका मान वैसे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ आइए आप जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्या है 1 और 2 के बीच कितनी परमीय संख्याएं होंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं इसी पे आपको बता दूं कि कोई भी दो अपरमीय संख्या होगी तो उन दो अपरमीय संख्या के बीच अनंत अपरमीय संख्या होती हैं, कोई भी दो परमीय संख्या होगी तो उन दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होगी। तो आई होप आप सभी लोग बता पाएंगे। अगर आपसे कोई भी पूछे कि दो अपरमीय संख्या के बीच कितने अपरमीय संख्या होते हैं, तो दो अपरमीय संख्या के बीच इनफाइनाइट अपरमीय संख्या होती हैं, और आपसे पूछे कि दो परमीय संख्या के बीच कितनी परमीय संख्या होंगी, तो दो परमीय संख्याओं के बीच भी अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ संख्या दिया गया कि 1 और 2 के बीच कितनी परमीय संख्या होंगी, तो भैया 1 और 2 के बीच भी अनंत परमीय संख्याएं होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी अगर दो परमीय संख्या दिया जाए तो उन दो परमीय संख्या के बीच कैसे आप अपरमीय संख्या निकालोगे, या कोई दो परमीय संख्या दिया जाए तो उन दो परमीय संख्या के बीच आप कैसे परमीय संख्या निकालोगे। मालूम मैं यहाँ संख्या ले रहा हूँ 1 और 2, इन दोनों के बीच अगर हम आपसे कहें कि 4, 5 परमीय संख्या अपरमीय संख्या निकालो, पहले मैं अपरमीय संख्या निकालना सिखा रहा हूँ। तो 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच क्या आएगा, आप जानते हैं 1.1 आएगा, 1.2 यही सब संख्या आती है। तो मैं लिख सकता हूँ 1.1, 1.10, 100, 001, 001, 401, ऐसे हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये जो संख्या होगी ये अपरमीय संख्या कहलाएगी, और ये अपरमीय संख्या जो होगा 1 और 2 के बीच की संख्या है। ऐसे आप लिख सकते हो 1.2, 02, 002, और फिर 000, 402 हो जाएगा। ऐसे करते इसको भी लिख सकते हो। ऐसे 1.3, 03, 003, इसको भी ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे 1.4, 04, 004, 000, ऐसे करते इसको भी लिखते चले जाएंगे। तो ये जितने भी संख्या आएंगे हमारे अपरमीय संख्याएं होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर दो आपको परमीय संख्या दे दिया जाए तो उन दो परमीय संख्या के बीच आप अपरमीय संख्या निकाल पाएंगे। अगर आपको दो अपरमीय संख्या दे दिया जाए, जैसे दे दिया गया √5, फिर एक संख्या आपको दे दें हम √10, इन दोनों के बीच आपसे पूछे अपरमीय संख्या निकालो, तो इन दोनों के बीच अपरमीय संख्या आएगा। आप लिख सकते हैं रूट में 6 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 8 हो जाएगा। तो ये जो सभी संख्या होंगी वो हमारे √5 और √10 के बीच के होंगे। आप लिख सकते हो रूट में 1 जो है 5.2, रूट में लिख सकते हैं 5.3, रूट में आप लिख सकते हो 5.4। तो ये जो सभी संख्या होंगी √5, √10 के बीच की हमारी अपरमीय संख्याएं होंगी। और मैंने अभी बताया कि कोई भी दो अपरमीय संख्या हो उन दो अपरमीय संख्या के बीच अनंत अपरमीय संख्या होते हैं। कोई भी अगर दो परमीय संख्या लेंगे तो उन दो परमीय संख्या के बीच भी अनंत अपरमीय संख्या होंगी। तो ये तो मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर आपको दो संख्या दे दिया जाए तो उन दो संख्या के बीच आप कैसे अपरमीय संख्या निकालेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड कि जब कहीं आपको दो परमीय संख्या मिले और उनके बीच आपको परमीय संख्या निकालना हो तो कैसे आप निकालो। बाकी इस सब चीज़ों को आप क्लास ईयर्थ में करना सीख चुके होंगे कि दो संख्याओं के बीच हम परमीय संख्या कैसे निकालें। तो मान लो आपके सामने हमने दे दिया 1 और 2, ये लिख दिए। इन दो संख्या हैं, दोनों कैसे हैं, परमीय हैं। मैं इन दो परमीय संख्या के बीच आपसे कहें 5 परमीय संख्या बताओ, तो दो परमीय संख्या के बीच हम जानते हैं अनंत परमीय संख्या होते हैं। 2 कहे, 5 कहे, 8 कहे, 10 कहे, 50 कहे, चाहे जो कहे। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जितना पूछेंगे उतना आप बताएंगे, ठीक है ना, मैं ये वादा करता हूँ। देखिए 1 और 2 के बीच कितने परमीय संख्या कह रहा है, मान लो 5 ही कह रहा है, तो क्या है 1.1 लिखो, 1.2 लिखो, 1.3 लिखिए, 1.4 लिखिए, 1.5 लिखिए, 1.6 लिखिए, 1.7 लिखेंगे, 1.8 लिखेंगे, 1.9 लिखेंगे। ये सभी जो होंगे हमारे 1 और 2 के बीच की परमीय संख्या होंगी। और निकालना है, और निकालो। 1 और 2 के 1.1, 1.2 के बीच परमीय संख्या निकालोगे तो 1.12 हो जाएगा, या 1 लिखिए पहले, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 हो जाएगा, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18 1.19, ये तो मैंने अभी इन दोनों के बीच निकाला। ऐसे इन दोनों के बीच निकालोगे, इन दोनों के बीच निकालोगे, इन दोनों के बीच निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच निकालोगे, इन दोनों के बीच निकालोगे, यानी उम्र बीती जाएगी, आप संख्या उन दोनों के बीच निकालते रहो भैया। अनंत परमीय संख्याएं होते हैं, समझ आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना कि कोई भी दो अपरमीय संख्या होगा तो उन दो अपरमीय संख्या के बीच अनंत अपरमीय संख्याएं होते हैं, कोई भी दो परमीय संख्या होगा तो उन दो परमीय संख्याओं के बीच भी अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जब संख्याएं पूर्ण संख्या में दिया गया हो, है ना, यानी इंटीजर्स में दिया गया हो तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब मान लो फ्रैक्शन में दे दिया गया, मान लो आपको दे दिया गया 1/2 3/4, आपसे कहा गया इन दोनों के बीच 5 परमीय संख्या निकालो। कितनी परमीय संख्या निकालो? 5। तो मैं बता रहा हूं इसी टाइप से आपसे कोई भी दो फ्रैक्शन दे दिया जाए, दो फ्रैक्शन के बीच आप परमीय संख्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं यहां दिया गया हो 1.4 3/4, तो जब डिनोमिनेटर इक्वल हो यानी हर बराबर हो तो बहुत आसान होता है, और आसान होता निकालना। क्या करना, जैसे 1/4 3/4 के बीच में आपसे कहूँ 5 परमीय संख्या बताओ, तो 5 परमीय संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, इसके अंश में आप 5 कह रहा तो 6 से गुणा करो, इसके अंश में भी 6 से गुणा, इसके हर में भी 6 से गुणा, इसके अंश में 6 से गुणा और इसके हर में भी क्या करेंगे आप 6 से गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो क्या होगा, 6 का नम ये 6 हो जाएगा और 6 चौके ये 24 हो जाएगा। यहाँ भी 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24 हो गया। अब निकाल दो, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/24, 8/24, 9/24, ऐसे 10/24, 11, 12/24, 13/24, 14 मतलब 24, 15/24, 16/24, 17/24, ये सभी जो होंगे वो हमारे 1/4 3/4 के बीच की परमीय संख्याएं होंगी। तो आई होप ऐसा कर पाएंगे जब हर इक्वल रहेगा तब। अब जहां हर इक्वल नहीं तो थोड़ा एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनके हरों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम ले तो आप कहेंगे 4 आएगा। तो यानी इसके हर को 4 बनाने के लिए इसके हर में मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके हर में जब 2 से गुणा किया तो इसके अंश में भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। अब हमसे आप 10 पूछिए, 5 पूछिए, 10 संख्या पूछ दें, तो जब 10 परमीय संख्या निकालना हो तो 11 से गुणा कर दो, इसके भी अंश में और हर में, और इसके भी अंश और हर में आप 11 से मल्टीपल कर दो। तो 11 दूना हो जाएगा ये 22 और 11 चौक ये हो जाएगा 44, यहाँ 11 नहीं हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 11 चौक 44। तो ये हो गया 22/44 और ये हो गया 33/44। तो क्या होगा, यानी 23/44, 24/44, 25/44 है ना, 26/44, 27/44, 28/44 और 29/44, 30/44, 31/44, 32/44, ये जितने भी संख्या होंगे हमारे 1/2 और 3/4 के बीच की परमीय संख्याएं होंगी। तो आई होप आप लोग जानते होंगे, थोड़ा आपको रिवीजन ही करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो परमीय संख्या दी जाए तो उनके बीच हम कैसे परमीय संख्या निकालेंगे, कोई भी अगर आपको दो अपरमीय संख्या दी जाए तो उनके बीच हम कैसे अपरमीय संख्या निकालेंगे। तो आइए इससे संबंधित हम सवालों को अब स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के सवालों को करते हैं। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 2/3 और 7/5 के बीच की परमीय संख्या होगी। तो देखो जब ऐसे सवाल हैं तो क्या करो, इसको सीधा आप पॉइंट में चेंज कर लो। क्या है 2/3, तो अगर मैं 3 से 2 में भाग करता हूं तो 3 एकन्नम यानी 3 से छोटा है तो मुझे 0 बार ले जाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 3 छक हो जाएगा यहाँ 18, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओगे फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18 यानी यही 6 6 6 6 चलेगा। तो 2/3 का मतलब क्या है 0.6 के ऊपर बार। अब इसको हम चेंज करेंगे 5/7 को, तो अगर मैं 5 से 7 में भाग करूं तो 5 से 7 में भाग करने पर क्या आएगा 5 एकन्नम 5, घटाने पर आ जाएगा 2, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो यानी हमारे पास जो संख्या आया वो 0.6 के ऊपर बार कॉमा 1.4। तो इन दोनों के बीच की परमीय संख्या इस ऑप्शन में बताओ ये कहीं है, तो ऑप्शन में तो ऐसा कहीं दिया ही नहीं है। ऑप्शन 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 0.5 दिया है जो कि 0.6 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट है, इसको आप 0.8 कर लीजिए। क्या कर लीजिए इसको 0.8, तो 0.8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.6 और 1.4 के बीच में जो आएगा वो 0.8
8 ही आएगा। तो आई होप इस सवाल को अगर आपके सामने आ जाए तो ऐसा आप इस टाइप के सवालों को आप जरूर कर पाएंगे और निकाल ले जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है हमसे, दो परमीय संख्याओं का योग होगा, दो परमीय संख्याओं का योग होगा। तो देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, जैसे यहाँ योग की बात कर रहा है, ऐसे यहाँ कह रहा है दो अपरमीय संख्याओं का योग होगा, तो सवाल आपसे पूछेगा दो परमीय संख्याओं का अंतर होगा, दो परमीय संख्याओं का जो है मल्टीपल होगा, दो परमीय संख्याओं का भागफल होगा। ऐसे फिर आपसे इससे भी पूछेगा दो अपरमीय संख्याओं का योग होगा, दो अपरमीय संख्याओं का अंतर क्या होगा, दो अपरमीय संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा, दो अपरमीय संख्याओं का भागफल क्या होगा। और इससे सवाल आपके जो है एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए पहले हम इन सवालों को आपको समझा दें। पहले मैं दो परमीय संख्या लेता हूं, क्या लेता हूं, दो परमीय संख्या। इससे संबंधित क्या होगा, दो परमीय संख्या। तो जब मैं दो परमीय संख्या लूंगा, मान लो 2 और 3 ये दोनों क्या है, परमीय संख्या है, मैं इसका योग करता हूं, क्या करता हूं, योग। तो योग करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मान लो मैं -2, 3 लेता हूं, तो -2 और 3 का योग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। यानी ऐसे कोई भी अगर आप दो परमीय संख्या लेंगे, उन दो परमीय संख्या का आप योग करोगे तो जो तीसरी संख्या आएगी वो सदैव परमीय संख्या आएगी। ऐसे बात आती है अंतर की, अब किसकी बात आती है, अंतर की, यानी घटाने की। अगर मान लो 5 है और एक संख्या 6 है, दोनों परमीय है, इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर मैं 5 - 6 करूंगा तो -1 आ जाएगा। तो -1 हो या 1 हो, ये सभी क्या है, हमारे परमीय संख्या है। तो यानी अगर दो परमीय संख्या का हम योग करें, दो परमीय संख्या का हम अंतर करें, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा परमीय संख्या ही आएगी। ऐसे मैं मल्टीपल की बात करूं, अगर गुणा की बात करूं, तो मैं दो परमीय संख्या लेता हूं, 2 गुणे मान लो 3 लिया गया तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ऐसे मान लो मैं लेता हूं 10 गुणे 5 तो हो जाएगा 50। यानी कोई भी XYZ कोई भी दो अगर आप परमीय संख्या लेते हैं, उनका मल्टीपल करते हैं, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा परमीय संख्या ही आएगी। ऐसे में अगर भाग करूं दो परमीय संख्या का आपस में, मैं एक परमीय संख्या 12 लेता हूं, इसमें मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मान क्या आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा। ऐसे मैं अगर 1/2 में 1/2 में अगर डिवाइड करूं 1/2 से तो आप कहेंगे कितना आएगा, मान 1 आएगा। अगर मैं 5 में 0 से डिवाइड करूंगा तो आप जानते हैं इसका इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन मैं अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड करता हूं तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहां से आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया कि अगर दो परमीय संख्या का हम चाहे योग करें, चाहे उसका अंतर करेंगे, चाहे मल्टीपल करेंगे, चाहे हम डिवाइड करेंगे, यानी चाहे जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो सदैव परमीय संख्या ही होगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब दो परमीय संख्या ले आता है तो दो परमीय संख्या का योगफल करेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे हम गुणा करेंगे, चाहे हम भाग करेंगे, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा परमीय संख्या ही आएगी। अब बात आती है दो अपरमीय संख्या लिया जाए, क्या लिया जाए, दो अपरमीय संख्या। तो मैं यहाँ दो अपरमीय संख्या लेता हूं, दो अपरमीय संख्या। तो दो अपरमीय संख्या मैं लेता हूं √2, मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट ही लो या सेम ही लो, इसका कोई लॉजिक नहीं, मतलब दोनों लो तो दोनों अपरमीय लो, अगर दो लो तो दो परमीय लो। दो परमीय संख्या लेंगे, सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। तो दो परमीय संख्या मैंने लिया, देखा, जोड़े भी, घटाए भी, गुणा भी किए और भाग भी किए, तो रिजल्ट में मुझे जो तीसरी संख्या मिली वो सबके सब परमीय ही मिली। अब आते हैं यहाँ दो अपरमीय संख्या लेते हैं। तो मैं दो अपरमीय संख्या, एक √2 ले लेता हूँ, एक √3 ले लेता हूँ। तो अगर इनका हम योग करें, क्या करें, हम इनका योग करें, तो योग करने पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे √2 + √3 आएगा और ये हमारी अपरमीय संख्या होगी। लेकिन मैं कहूँ आप √2 और √2 ले लीजिए, है ना, -√2 ले लीजिए, निगेटिव में ले लीजिए। एक आप √2 ले लो, एक संख्या आप -√2 ले लीजिए। अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो आप कहेंगे √2 - √2 का जो अंतर आएगा वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0, है कि नहीं ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे भाई, √2 को और -√2 को, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो भाई यहाँ प्लस लगाएंगे, अंदर के साइन वही रहेंगे, घटेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो 0 आ गया, 0 हमारी क्या संख्या हो गई, परमीय संख्या हो गई। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जब दो अपरमीय संख्या का हम योग करते हैं तो संख्या हमारी
परमेय भी आती है और संख्या हमारी अपरमेय भी आती है, यानी दोनों संख्या आती हैं। ये तो बात हो गई योग की। अब आते हैं हम अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंतर। ठीक है, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। क्या है? अगर मैं दो अपरमेय संख्या लेता हूं, मान लो मैं √2 ले लिया और एक संख्या में √2 ले लिया, इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अगर मैं एक अपरमेय संख्या 2 लेता हूं और एक अपरमेय संख्या में √3 लेता हूं, तो इनका अगर मैं अंतर निकालूं तो इनका अंतर क्या आएगा? आप कहेंगे √2 माइनस √3, मतलब यही रहेगा, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा अपरमेय आ जाएगा। यानी ये ध्यान रखना, जब दो अपरमेय संख्या का हम अंतर करते हैं तो संख्या परमेय भी आती है और संख्या अपरमेय भी आती है। लेकिन जैसे परमेय में आप कहेंगे सर आपने तो परमेय में सेम संख्या लिए ही नहीं, जबकि अपरमेय में सेम लेते हैं। तो परमेय भी अगर आप दो सेम संख्या लो, परमेय संख्या जैसे 2 2 लेते हैं तो कितना आएगा? 4। ऐसे अगर हम -2 लेंगे, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? -4। अगर इनका आप अंतर करेंगे -2 -2 का, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब भी मान क्या आएगा? 0, यानी परमेय संख्या आती है। तो ये ध्यान रखना कि दो परमेय संख्या का हम योग करेंगे, चाहे अंतर करेंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, तो जो तीसरी संख्या आती है वो हमेशा परमेय ही आती है। लेकिन जब दो अपरमेय संख्या का हम योग करेंगे, चाहे अंतर करेंगे, तो संख्या परमेय भी होती है, संख्या अपरमेय भी होती है। अब आते हैं मल्टीपल और भागफल को देख लेते हैं। तो गुणा में मान लो मैं दो अपरमेय संख्या √2 गुणे √2 लूँ, तो गुणा करने पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहीं पर अगर मैं √2 गुणे √3 लेता हूं तो मल्टीपल करने पर √6 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, जो है √6 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं रूट में 5 गुणे √5 लूँ तो आप यहाँ देखेंगे 5 आ जाएगा। तो जब मैं दो अपरमेय संख्या का मल्टीपल करता हूँ तो संख्या हमारी परमेय भी हो जाती है, संख्या हमारी अपरमेय भी हो जाती है। मान लो मैं √2 का √8 से मल्टीपल करता हूँ तो रूट में 16 आएगा, और रूट में 16 का मतलब 4 आ गया, तो भी क्या आ गया? परमेय आ गया। तो ये ध्यान रखना कि दो अपरमेय संख्या का हम आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो तीसरी संख्या जो होगी वो संख्या हमारी परमेय भी होती है और अपरमेय भी होती है। ऐसे भाग में देखें, क्या देखेंगे आप? भाग में। ठीक है ना? मान लो आप √2 में आप भाग दे रहे हो किससे? √2 से, तो मान क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे अगर आप √2 में भाग दे रहे हो किससे? √3 से, तो क्या आएगा रिजल्ट में? 2/3 आ जाएगा रूट में। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संख्या जब दो अपरमेय संख्या हो, उन दो अपरमेय संख्या का हम चाहे योग करें, चाहे उसका हम अंतर करें, चाहे उसका हम मल्टीपल करें, चाहे उसका हम भाग करें, तो जो तीसरी संख्या मुझे मिलती है वो क्या होता है? परमेय भी होती है और अपरमेय भी होती है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जब मैं दो परमेय संख्या लूंगा, उनका योग करूंगा, चाहे भागफल करूंगा, चाहे गुणा करूंगा, चाहे जोड़ूंगा या घटाऊंगा, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा परमेय आएगी। और दो अपरमेय संख्या का हम चाहे योग करें, चाहे अंतर करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। अब बात आती है एक परमेय हो एक अपरमेय हो तब क्या रिजल्ट आएगा, तब क्या संख्या आएगी। तो अब यहाँ आते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर कि एक परमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, एक अपरमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या लें, तो उनका योग करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं यहाँ एक अपरमेय संख्या √2 लेता हूँ, एक परमेय संख्या 2 लेता हूँ, तो इनका सम यही रहेगा, यानी अपरमेय ही आएगा। ऐसे में एक परमेय संख्या 0 लेता हूँ, एक अपरमेय संख्या √2 लेता हूँ, तो मान क्या आएगा? √2 ही आएगा, यानी एक अपरमेय ही आएगा। ऐसी कोई संख्या आप ले जो एक परमेय हो और एक अपरमेय हो, उनका योग करोगे तो जो संख्या आएगी तीसरा वो सदैव अपरमेय ही आएगा, सदैव क्या आएगा? अपरमेय ही आएगा। ऐसे अगर मैं अंतर की बात करूं, क्या बात करूं? मैं अंतर की बात करूं, तो मैं मान लो √2 का √2 जो है एक परमेय संख्या लेना है, मान लो मैं √2 का और 2 का, क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है और 2 एक परमेय संख्या है, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यही संख्या रहेगी, यानी घट सकती नहीं है, तो ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे मैं अगर 0 में से
आपको घटाएं √2 को तो भी क्या घटने पर -√2 आएगा, और -√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, उनका आप योग करेंगे चाहे अंतर करेंगे, जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या। बोलना समझ में आ रहा ना अच्छे से, बहुत अच्छी बात। आते हैं अगले हम कॉन्सेप्ट पर। अब बात आती है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उनका मल्टीपल करने पर जो तीसरी संख्या आएगी क्या आएगी, आइए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ मैं एक परिमेय संख्या, यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है, ध्यान रखना, गुणा, ठीक है ना। अगर मैं एक परिमेय संख्या 2 लेता हूँ और एक अपरिमेय संख्या में √2 लेता हूँ तो इनका मल्टीपल करने पर क्या आएगा, 2√2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं एक परिमेय संख्या 0 लेता हूं और एक अपरिमेय संख्या में √2 लेता हूं, इनका मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से जब हम मल्टीपल करते हैं तो उसका मान 0 आता है। और ध्यान रखना 0 ही एक ऐसी संख्या है, 0 ही एक ऐसी मतलब परिमेय संख्या है जो अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीपल करने पर परिमेय संख्या बनता है। क्या बनता है, परिमेय संख्या। यानी 0 को छोड़ करके आप कोई भी परिमेय संख्या लो और उस परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मल्टीपल करोगे तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा आपको अपरिमेय ही मिलेगी। तो यानी ये ध्यान रखना कि जब गुणा किया जाएगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, तो संख्या हमारी परिमेय भी होती है और संख्या हमारी अपरिमेय भी होती है। ये तो हो गई गुणा की बात। अब आते हैं भाग पर। किस पर आते हैं, भाग पर। तो अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर आप √2 से 2 में भाग करोगे तो क्या आएगा, मान √2 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि √2 का मतलब 2 का मतलब क्या है, √2 × √2। अब इसमें अगर मैं √2 से भाग करूंगा तो एक √2 से √2 कटेगा तो √2 ही बचेगा, क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, तो √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 ही तो आएगा। अब √2 से भाग करेंगे तो एक √2 कट जाएगा तो √2 आएगा, वो एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो ध्यान रखना जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का हम भाग करते हैं तो संख्या जो आती है वो अपरिमेय आ जाती है। लेकिन मैं एक परिमेय संख्या 0 लेता हूं, इसमें मैं एक अपरिमेय संख्या √2 से भाग करूं तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 की संख्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब हम मल्टीपल योग करते हैं या अंतर करते हैं तो जो तीसरी संख्या आती है वो सदैव अपरिमेय आती है। लेकिन जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीपल करते हैं या भागफल करते हैं तो संख्या हमारी परिमेय भी आ जाती है और संख्या हमारी अपरिमेय भी आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और परिमेय कब आता है, केवल एक कंडीशन में, वो क्या है, 0। अगर 0 से हम किसी अपरिमेय संख्या में मल्टीपल करते हैं तो मान मुझे 0 मिलता है और 0 एक परिमेय संख्या हो जाता है। ऐसे भाग में भी जब 0 में हम किसी अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो रिजल्ट में मुझे 0 मिलता है। 0 कैसे हो जाती है हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का मल्टीपल क्या होगा। यानी शून्य को छोड़ दिया जाए, शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़ दिया जाए, तब कोई परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, उनका मल्टीपल करेंगे तो मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे अपरिमेय आएगा, सदैव अपरिमेय आएगा। यानी शून्य को छोड़ दिया जाए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आगे लिया है तो मैं वहां पे आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको समझ में सारी बातें आपको आ गई होंगी। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ पूरा चीज़ों को। जब दो परिमेय संख्या से मिलेंगे उनका योग करेंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे आप मल्टीपल करेंगे, चाहे आप जोड़ेंगे, चाहे आप घटाएंगे, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा परिमेय आएगी। और जब दो अपरिमेय संख्या लेंगे उनका चाहे योग करोगे, चाहे उनका अंतर करोगे, चाहे आप मल्टीपल करोगे, चाहे उनका भाग करोगे, तो जो तीसरी संख्या आएगी वो परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी। अब बात आती है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो, तो जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो उनका योग करेंगे चाहे अंतर करेंगे तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमेशा अपरिमेय ही आएगी। और मल्टीपल और भागफल में, यानी जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो उनका मल्टीपल करें चाहे उनका भाग करें तो जो तीसरी संख्या आएगी वो परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी। आई होप इसको आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मल्टीपल और भागफल में कब परिमेय होता है, आप जानते हैं केवल शून्य होता है, जब तभी परिमेय होता है। आते हैं हम सवालों की तरफ अपने। इस टाइप के सवालों को हम करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर, चलिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 कह रहा है 2 परमीय संख्याओं का योग होगा। यानी 2 परमीय संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो मैंने क्या बताया, 2 परमीय संख्या का योग करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे अंतर करें, तो जो तीसरी संख्या आएगी क्या आएगी, सदैव परमेय। क्या आएगा, सदैव परमेय। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत से, वेरी गुड। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है 2 अपरमेय संख्याओं का योग होगा। जब 2 अपरमेय संख्या का हम योग करते हैं, दोनों अपरमेय संख्याओं, तो संख्या हमारी क्या आती है, बताइए बताइए बोलिए। अभी मैंने बताया है कि जब 2 अपरमेय संख्या का हम चाहे योग करें, चाहे अंतर करें, चाहे मल्टीपल करें, चाहे भाग करें, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो कहेंगे भैया परमेय भी होता है और अपरमेय भी होता है, यानी दोनों होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवालों की तरफ। हम यहाँ पे आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होगा। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, उनका योग करें। तो मैंने बताया है एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग करो चाहे अंतर, तो तीसरी संख्या क्या मिलेगी आपको, आप कहेंगे अपरमेय संख्या। वेरी गुड। क्या होती है, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका, डी ऑप्शन। 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शून्योत्तर परमीय संख्या एवं अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। यानी एक शून्योत्तर संख्या मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़कर कोई परमीय संख्या लीजिए, शून्योत्तर, शून्य को छोड़कर, यानी एक शून्योत्तर परमीय संख्या एवं एक अपरमीय संख्या का जब गुणनफल किया जाएगा तो संख्या सदैव क्या आपको मिलेगा, तो सदैव आपको अपरमीय ही मिलेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। प्यारे बच्चों ठीक है ना, तो ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे ऐसे सवालों को हम नेक्स्ट क्लासों में आपको करवाने वाले हैं। तो आज मैंने केवल आपको परमीय और अपरमीय संख्या तक ही पढ़ाए हैं। कल के जो है सेशन में आपको पूरे जितने भी हमारे नंबर से क्वेश्चन बनेंगे सभी जो है सवालों को हम करवाएंगे। आज मैंने आपको केवल रियल नंबर्स से संबंधित सवाल करवाए हैं और इससे कथन और निष्कर्ष करवाए हैं, कौन संख्या किस संख्या के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको बताएं, इससे संबंधित सवाल को मैंने आपको करवाएं। अब नेक्स्ट सेशन में आपको पूर्णांक से संबंधित है ना, और क्या है होल नंबर संबंधित और नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो यानी आपका नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में हम जो है कंप्लीट नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको क्लासें अच्छी लगी, या जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।